नमस्कार। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। राजधानी देहरादून के बीच में स्थित गांधी पार्क में करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शौर्य दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन में शहीदों की विधवाओं के साथ ही कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां सैनिकों ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए कहा कि वह एक बहुत ही कठिन युद्ध था, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कारगिल पता कर पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय सेना के लिए कोई भी निशान असंभव नहीं है। इस अवसर पर जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, साथ ही शहीदों के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। देहरादून के एक निजी होटल में कृषि मंत्री ने एक गणेश जोशी की अध्यक्षता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस योजना के तहत एक बड़ा कार्यक्रम सीकर राजस्थान में भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। देहरादून में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। बता दें, इस योजना के तहत उत्तराखंड के 76,148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त किया जा सकेगा। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूं, जहां देश की सीमा पर रक्षा करने वाले जवान की चिंता मोदी जी करते हैं, जहां यहाँ के युवा नौजवान की चिंता मोदी जी करते हैं, जहां गरीब वर्ग की चिंता मोदी जी करते हैं, वहीं देश का अन्नदाता किसान की चिंता मोदी जी करते हैं। 2018 में किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी और आज इसकी 14वीं किस्त का वर्चुअल शुभारंभ, इसमें 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को आज ये किस्त जारी हुई है। लगभग 18,000 करोड़ आज मोदी जी ने जारी किए हैं। भारी बारिश के चलते खतरे की जद में आई मनसा देवी के पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण कर जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया है। शुरुआती जांच में यहां के ब्रह्मपुरी मनसा देवी पैदल मार्ग और हिल बाईपास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि मनसा देवी पहाड़ी चिकनी मिट्टी के पत्थरों से बनी हुई है, जो पानी में जल्द घुलने लगती है, जिसके चलते हल्की सी बारिश में ही मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो जाता है। हालांकि टीम का कहना है कि मनसा देवी पहाड़ी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर ठोस चट्टान पर स्थित है।
टीम ने बताया है कि इस बार हुई भारी बारिश के बाद ही ऐसी स्थिति बनी है और निकट भविष्य में अगर पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यह आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देवी वाला जो हमारा पैदल ट्रैक है प्लस उसकी जो साथ की जो कनेक्टिविटी जो हमारी हिल्स है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लाइड हुआ है। उसी क्रम में आज जो हमारे CBRI के डायरेक्टर साहब आए हैं और GIS की टीम आई है, उनके साथ सारे पॉइंट का विजिट कर लिया गया है कि जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ जहाँ जो एक आबादी के साथ का जो लगता हुआ एरिया है और जहाँ इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाना है तो सभी जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है। और बाकी जो भी एक्सपर्ट टीम की एडवाइस रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग DM सर के चीज़ों को नॉलेज में ला के उसका ट्रीटमेंट का कार्ड मिला था। तो हम लोग होपफुली उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारा हिल बाईपास है बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। बट उसके बाद जितनी बड़ी स्तर पर बारिश हुई है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर में कम से कम 400 से 500 mm बारिश होती है हरिद्वार में, लेकिन इस बार विद इन 10 to 15 डेज में 300 से 400 mm बारिश। हमने करीब 5-6 स्पॉट देखा जहाँ पे स्लोप पे प्रॉब्लम है, जिसमें से एक मेजर है जो साइड का जो पहाड़ी है उसमें बहुत पहले से ही भूस्खलन हो रहा है। ये जब हम लोग CBRI में थे तब से ही हो रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे अति वृष्टि के कारण, बारिश के कारण अभी ये लैंडस्लाइड थोड़ा एग्रावेट हुआ है। प्रारंभिक रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के लिए आए थे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, इसे समझने के लिए। फिर हम एक कमेटी बना के फिर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान करेंगे, जिसमें कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा है। तो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इस बारिश में सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करना, जियोफिजिकल कुछ करना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बारिश रुक जाए फिर हम लोग प्लान करके इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जो भी मेजर्स होगा उसका सुझाव देंगे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में 11 जून की रात बेलड़ा गांव में पंकज नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। 12 जून को गांव में जबरदस्त बवाल हुआ था, जहां ग्रामीणों ने गांव के दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या करने का आरोप लगाकर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला करते हुए पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा कई लोगों को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद प्रमोद नाम के एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में आज गढ़वाल कमिश्नर और IG गढ़वाल द्वारा गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से मुलाकात की गई और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही नहीं होने का आश्वासन दिया गया है। गांव का भी निरीक्षण किया था, मौके पर हम लोग गए थे, IG साहब भी गए थे, पूरा प्रशासनिक अमला था। वहाँ जो भी पीड़ित परिवार थे, एक एक के घर जाकर हम लोगों ने बात की, घटनास्थल का मुआयना किया, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों को लेने थे वो सब हम लोगों ने ले लिए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पे मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और उनका बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबके साथ न्याय हो और लोगों के जान माल की हिफाजत सुनिश्चित हो। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। पूरी जांच के बाद आज इसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर हम लोगों को थोड़ा लगेगा बनाने में, उसको बनाकर हम लोग शासन को प्रस्तुत करें। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले में फरार आरोपियों द्वारा लगातार माननीय न्यायालय से जारी वारंटों की अवहेलना करने पर हरिद्वार कनखल पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जाकर आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। मामले में पूर्व 3 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही गलत तरीके से कमाई गई लगभग 1 करोड़ की अवैध संपत्तियों को भी पुलिस द्वारा सील किया जा चुका है। हरिद्वार कनखल पुलिस द्वारा अभियुक्तों को आत्मसमर्पण न करने पर कुर्की की चेतावनी देते हुए आरोपियों के घर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी की गई थी और न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घर पर नोटिस भेजे गए थे, जिसके बाद एक अभियुक्त भूषण पुत्र ब्रिजपाल ने सरेंडर कर दिया, मगर एक आरोपी अनिल कुमार अभी भी फरार है। इस पर हरिद्वार SSP अजय सिंह का कहना है कि भर्ती घोटाले मामले में मुकदमा दर्ज कर SIT द्वारा जांच की जा रही है। पूर्व में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर एक आरोपी अनिल कुमार फरार है, जिसके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा के प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 SIT के द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें ऑलमोस्ट विवेचना अपने अंतिम चरण में ही है। इसमें काफी लोग पूर्व में गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। एक इसमें अनिल ओजस्वी करके अपराधी था जो लगातार फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट से हमने गिरफ्तारी वारंट के साथ इनाम भी घोषित किया था, लेकिन लगातार फरार रहने के कारण उसकी जो है कुर्की माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के बाद आज उसकी कुर्की की गई थी। उसके घर पर जो भी इसके वैल्यूएबल सामान थे सभी कर लिया गया है। अभी भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी विधिक प्रक्रिया थी आज उसको पूरा किया गया है और कुर्की करने के बाद उसके विरुद्ध चार्जशीट भेजी जाएगी। इसमें करीब 50 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब इसमें 100 के ऊपर छात्र भी इसमें चिन्हित हुए थे जो डिबार्ड भी हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट इसमें रिकवरी भी जो है 1 करोड़ के करीब जो हमारे कैश और अन्य ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन लास्ट चरण में है, 1-2 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो अरेस्ट नहीं हो पाए थे, जिनकी आज ये कार्रवाई की गई है और न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई थी। एक अभी पूरक चार्जशीट से भी भेज दी जाएगी, जिससे जल्दी केस ट्रायल पर आए और इनको सजा मिल जाए। तो वहीं नगर पालिका हरबटपुर में बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें सभासद और नगर पालिका चेयरमैन मौजूद रहे। वास्तव में बैठक में 13 प्रस्ताव रखे गए हैं। बताते चले कई कॉलोनी की महिलाएं ही जलभराव और सड़क की समस्याओं को लेकर नगर पालिका पहुंची थी। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं इस पर भगवंत सिंह बिष्ट का कहना है कि बोर्ड के पास अभी सड़कों की स्थिति सुधारने का बजट नहीं है। आइए जानते हैं क्या कहना है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हरबटपुर भगवंत सिंह बिष्ट का। आज हमारी बोर्ड बैठक थी जिसमें हमारे 13 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें आप पिछली कार्रवाई की पुष्टि की गई और कुछ हमारे जो निर्माण कार्य किए गए थे उनकी पुष्टि की गई कि निर्माण कार्य करा लिए गए हैं और उनके भुगतान का अनुमोदन लिया गया। फिर कुछ महिलाएं आके मिली, इनका कहना था कि हमारी सड़क में कीचड़ और कच्ची है जिसको पक्का कराया जाना आवश्यक होगा। तो मैंने उनको बताया कि जैसे जैसे हमें बजट प्राप्त होगा हम उनकी सड़क बनवाएंगे। यदि कहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया है। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें, हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। इस प्रकार से राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज़ 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में, ये रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीज़ों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आपने भर्ती घोटाले किए, आपकी सरकार में पटवारी का पेपर लीक हो गया, आपकी सरकार में SSSC घोटाला होता है, आपने नकल विरोधी कानून बना दिया साहब। क्या हुआ उस अध्यादेश का, नकल अध्यादेश का, जो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने राजनाथ सिंह जी के
शिक्षा मंत्री होते हुए यूपी में बनाया था, वो कानून को ही लागू करते सख्ती से तो शायद चल जाता। केवल और केवल बीजेपी नामकरण करती है, चीज़ों को डाइवर्ट करना जानती है। क्षमा मांगनी चाहिए सरकार को कि 1 साल की वो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पे उन्होंने पुलों के नीचे काम नहीं किया। बढ़ते आगे, राजधानी देहरादून के बीच में स्थित गांधी पार्क में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शौर्य दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस सम्मेलन में शहीदों की विधवाओं के साथ ही कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां सैनिकों ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए कहा कि वह एक बहुत ही कठिन युद्ध था, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कारगिल बताकर पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय सेना के लिए कोई भी निशान असंभव नहीं है। इस अवसर पर जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, साथ ही शहीदों के लिए कई घोषणाएं भी की। भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है, और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी, भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूं और उन सब के प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहां देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है, मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आज मजबूत हुआ है, हर क्षेत्र में भारत की उन्नति हुई है, उसी प्रकार से सेना की भी तेजी से रफ्तार बढ़ी है। सेना हर क्षेत्र में मजबूत हुई है। सेना में अच्छे आधुनिकरण, हथियारों का आधुनिकरण हुआ है। सेना को अच्छे उपकरण मिले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी देवभूमि की क्योंकि विशाल संख्या होने के कारण से उनका भी अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम कमला देवी है और पति का नाम शहीद दिलवर सिंह नेगी, 17 गढ़वाल। और आज कारगिल दिवस है, हम यहाँ आ रखे हैं, हमारा सम्मान हो रहा है। यहाँ पर जो बेचारे हमें याद करते हैं, हर साल हमारा सम्मान करते हैं, पूछते हैं, सुख दुख में हमारे साथ हैं। मैं उनका धन्यवाद, उनके आभारी हम हमेशा रहेंगे। बॉर्डर में तो उन्हीं को पता होगा, हमें ही पता है क्या चला क्या नहीं चला। हमारी तरफ से तो हमारे आदमी अभी भी जिंदा ही है। उनके पीछे हम यहाँ तक आ रहे, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, हंस भी रहे, रो भी रहे। हमारी तरफ से तो हमारा आदमी जिंदा ही है। हमें ये नहीं लगता कि हमारा आदमी नहीं है, हमें ये लगता कि हमारा आदमी सर्विस पे है। सर्विस पे गए, वो हमारी शादी हुई तो सर्विस पे थे, अभी भी वो हमारी तरफ से सर्विस पे है। बस हमें यही है। उस समय तो क्या, उस समय तो कहीं देख नहीं रखा था, बच्चे छोटे छोटे थे। तो ये तो हमारा अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे भी उन्होंने हमारा नाम रोशन कर रखा है, हर जगह में हमारा सम्मान हो रहा है। पता ही नहीं था क्या होता है क्या है, उम्र भी। अब बात नैनीताल की। नैनीताल जनपद की प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपनी 3 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जनपद के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ जोलीकोट, कैंची, पंगोट, किलभरी, राजभवन मार्ग, बलिया नाला, ग्राम हरी, हलिगांव, गौला नदी, पीरो मदारा, भरतपुर, पामपुरी, हेड़ाखान, मोटर मार्ग, रेलवे स्टेशन, काठगोदाम आपदाग्रस्त क्षेत्र के अलावा विभिन्न आपदाग्रस्त मोटर मार्ग शामिल है। वहीं आपदा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने एनएच के अधिकारी को बैठक में समय पर न आने पर फटकार लगाई, साथ ही शासकीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। और इस मानसून सत्र में ये संभावनाएं बनी रहती है कि कब कहाँ कौन सा लैंडस्लाइड होगा, कब कहाँ किस प्रकार का कोई क्षति होगी, क्या वो सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति होगी या निजी संपत्तियों की क्षति होगी। इस प्रकार की कई संभावनाएं प्राकृतिक आपदाओं की बनी रहती है।
इस बीच में जनपद नैनीताल में भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं रही और उन प्राकृतिक आपदाओं में चाहे हमारा ये रामनगर का तिरुमदारा क्षेत्र का रहा हो, चाहे हमारा ये भरतपुर ममतापुरी रहा हो, चाहे काठगोदाम मोटरमार्ग रहा हो, चाहे हमारे गोला नदी का अप्रोच पुल रहा हो, चाहे हमारा रेलवे स्टेशन का भू कटाव का मामला हो, चाहे हमारा ग्राम हली का विषय हो, चाहे हमारा बलिया नाला का विषय हो, चाहे राजभवन वाली बात हो या किलबेरी पंगोट मार्ग की बात हो, ये सारे विषय मेरे संज्ञान में आए और निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी कि हम इन स्थलों का भौतिक निरीक्षण भी किया जाए ताकि वाकई क्या स्थिति है और वाकई आपदा प्रबंधन ने और जिला प्रशासन ने उस पर कोई काम किया या नहीं किया। वहीं पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर रतन सिंह रावत ने अपने स्वर्गीय पिता डैन सिंह रावत की स्मृति में जौनसार भावर के बुल्हाड़ ब्लैक सर्किट हाउस में सेब गोष्ठी का आयोजन किया है। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी रहे। इस गोष्ठी में चक्राता ब्लॉक के सभी किसानों ने शिरकत की। गोष्ठी में हिमालय और उत्तराखंड के सेब विशेषज्ञों ने किसानों को बागवानी के विषय में बड़ी रोचक जानकारियां दी। सेब का बाग कैसे तैयार करें, पौधे कहां से लाएं, किन प्रजातियों का पौधा लगाएं ताकि जल्द ही किसानों की आर्थिकी बढ़े। मीनाक्षी जोशी ने गोष्ठी में उपस्थित सभी किसानों की सरकार की तरफ से हर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि इस तरह की गोष्ठियां होती रहनी चाहिए ताकि किसानों को बागवानी के विषय में जानकारियां मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। साहिया क्षेत्र के पाटन में सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही के कारण साहिया में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की रोड से लेकर प्राथमिक विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, पशु चिकित्सालय एवं ग्रामीणों के करोड़ों रुपए की दुकान, मकान आदि संपत्ति नदी में बहने की आशंका बनी हुई है। सूचना के अनुसार कुछ साल पहले साहिया स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय के नीचे नदी में सुरक्षा दीवार भरने के लिए 3 करोड़ का टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, जिससे यह समस्या पैदा हो गई है और लोगों के संपत्ति पर संकट गहराया हुआ है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।